हेलो दोस्तों, पढ़ाकू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पीवाईक्यू की सीरीज जो है मैं इकोनॉमिक्स का लेकर चल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस का। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ क्वेश्चन के देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है मिशन सोलर चरखा चरखा। मिशन सोलर चरखा जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च हुई थी? तो सबसे पहले आपको तो डेट याद रखना है कि 2018 में ये लॉन्च हुआ, क्योंकि डेट डायरेक्ट आपसे पूछता है। डेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये किस पर्पस के लिए था? तो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ठीक है, कहां पे? तो रूरल एरिया में। ठीक है, तो देखो, अब पहला देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस यानी कौशल विकास उद्यमित मंत्रालय। क्या ये पहला हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ये इसका मेन मोटिव है स्किल को डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट को देना नहीं। जब स्किल डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये इस परस्पेक्टिव से ये सही नहीं है। हाँ, इससे रिलेटेड एक और चीज आप बता सकते हो कि इसके मिनिस्टर कौन है। तो इसके मिनिस्टर जयंत सिन्हा है। ठीक है। अब दूसरा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इससे रिलेटेड नहीं है, और इसके मिनिस्ट्री है पीयूष गोयल। ठीक है। और नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट यानी रूरल एरिया को डेवलप करना है, यानी ग्रामीण एरिया को डेवलप करना है। ये हो सकता है क्योंकि ये रूरल एरिया में ही इंप्लॉयमेंट जनरेशन की होते बात की जा रही है, लेकिन ये भी आपका ऑप्शन गलत है। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और यही हमारे क्या है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना है। और लास्ट जो बचा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इज योर राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इज योर राइट आंसर, यानी एमएसएमई। अब एमएसएमई, इसके मिनिस्टर कौन है? तो जीतन राम मांझी। ठीक है, जीतन राम मांझी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एमएसएमई में एम जो स्टैंड फॉर माइक्रो। अब माइक्रो में मैंने आपको बताया था कौन सा इंडस्ट्रीज माइक्रो इंडस्ट्रीज कहलाएगा, जिसका जो इन्वेस्टमेंट वो कितना होना चाहिए? अप टू 1 CR। ठीक है, और एनुअल जो रिटर्न, एनुअल आप बोल सकते हो एनुअल टर्न ओवर कितना होना चाहिए? तो 5 CR यानी 5 करोड़। तो माइक्रो कौन से इंडस्ट्रीज को कहा जाएगा? जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के आसपास हो और आपका एनुअल टर्नओवर उसका कितना हो? 5 करोड़ के आसपास हो। ठीक है, अब माइक्रो का हो गया। एस स्टैंड फॉर स्मॉल। अब स्मॉल इंडस्ट्रीज किसे कहा जाएगा? तो जिसका इन्वेस्टमेंट जिसका इन्वेस्टमेंट क्या है? जिसका इन्वेस्टमेंट कितना है? अप टू 1 करोड़ टू 10 करोड़, यानी 1 से 10 करोड़ के बीच में जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट, जो फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और उसका एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? तो 50 करोड़। कितना होना चाहिए? 50 करोड़। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल इंडस्ट्रीज। माइक्रो इंडस्ट्रीज किसे बोलेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ है। और स्मॉल इंडस्ट्रीज किसे बोलेंगे? स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसका एनुअल इन्वेस्टमेंट उसमें कितना है? 1 से 10 करोड़ के बीच में, और एनुअल टर्नओवर कितना है? तो 50 करोड़ के आसपास में। और नेक्स्ट एम स्टैंड फॉर व्हाट? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। मीडियम किसको बोलेंगे? जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका 10 CR से लेकर 50 CR के आसपास हो। ठीक है, और एनुअल टर्नओवर कितना हो? एनुअल टर्नओवर कितना हो इसका? तो 250 CR। ठीक है, तो एमएसएमई से आपको इतना चीज याद रखना है। तो क्या है, हमारे मिनिस्टर कौन है? जीतन राम मांझी। और एम स्टैंड फॉर माइक्रो में कितना? अप टू 1 करोड़, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़, स्मॉल इंडस्ट्रीज अप टू 1 to 10 करोड़, और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़। मीडियम में इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ अप टू, और एनुअल टर्नओवर
250 करोड़। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि कितना एनुअल टर्नओवर मिनिमम होना चाहिए किसी भी एमएसएमई में, तो आप इतना याद रखना 250। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। द राइट आंसर टू लॉन्च द स्कीम मिशन सोलर चरखा योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो एमएसएमई ने। ठीक है, और कब किया था? तो 2018। डेट जरूर याद रखना क्योंकि डेट डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1991, अब 1991 में क्या क्या हुआ था आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, इन इंडिया मीट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू। अब देखो 1991 में क्या आया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब बोला है कि 1991 में हमने क्या किया, हमारे यहाँ क्या हुआ था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। अब किसी भी किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस कब आ सकता है? तो पहला, अगर फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, या फिर आप बोल सकते हो कि जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही है, जैसे कि मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर रही है लेकिन उससे कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, अब ये बोलोगे सर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, जैसे इसमें क्या होता है ना कि इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, फ्रीबीज टाइप का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उससे भी क्या आता है, फाइनेंशियल बर्डन हमारे कंट्री पे आता है। तो किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आने के ये 3-4 मुख्य वजह है। फिजिकल डेफिसिट का होना, बैलेंस, फिजिकल डेफिसिट का मतलब जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और इनकम आपका कम है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम हो जाना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें बन तो रही हैं लेकिन वो उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज जो रीजन है वो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस का रीजन था हमारे यहाँ। ठीक है, लेकिन 1991 में हमने क्या अडॉप्ट किया, इसलिए हमने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइम में हमारे पीएम कौन थे? तो आपको बताना है पीवी नरसिम्हा राव। और इनको अभी क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। ठीक है, 2024 में। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 1991 इंडिया मीट्स विद इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू क्या कारण था जिसकी वजह से भारत में आर्थिक संकट का सामना किया? तो पहला है कम महंगाई। कम महंगाई होगा तो नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। अब राजनीतिक अस्थिरता तो थी लेकिन ये कारण नहीं था। उस समय काफी ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हमारे चेंज हुए थे। 1990 से लेकर 2000 के बीच में आप देखोगे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हमारे चेंज हुए। ठीक है, तो ये कारण तो नहीं था इसका। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर ज्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, वो नुकसान कैसे होगा? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ह्यूज डेप्ट बर्डन, यानी डेप्ट बर्डन यानी हम ज्यादा से ज्यादा हम कर्ज में डूब चुके थे जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। इकोनॉमिक क्राइसिस कब आया? जब हमारा फिजिकल डेफिसिट हुआ, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ। ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी फ्री बीज यानी रेवड़ी कल्चर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिसको बोला था कि रेवड़ी कल्चर बांटना यानी पैसे फ्री में सब चीज प्रोवाइड कराना, वो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक बर्डन, हमारी जो कंट्री है वो उसके फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को शो करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर प्रति बूंद अधिक फसल किस सरकारी योजना का मुख्य टैगलाइन है? ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी योजना है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो डेट विथ टैगलाइन। ठीक है, तो पहला जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये बताओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब आया था? तो 2016 में आया था। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो फसल बीमा यानी हमारे यहाँ जो क्रॉप्स पैटर्न है वो 3 तरीके से माना जाता है, खारिफ, रबी और जायद। ठीक है, तो खारिफ पे कितना परसेंट बोला गया? 2%। क्या करना?
ये फसल बीमा योजना देने के लिए, और रबी पे 1.5%, और जैद बोल सकते हो या फिर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितने भी है उस पे 5%, उस पे कितने 5% फसल बीमा देने की बात की गई। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आया? 2016 में। और मेन मोटिव क्या था कि जो भी हमारे फसल जो बर्बाद हो रही है, यानी इसका मेन मोटिव क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना किसे? हमारे फार्मर को उनके इनकम को स्टेबल करना, इनकम को स्टेबल करना। ये सब कुछ मेन मोटिव था फसल बीमा योजना के, ताकि जो फार्मर है उनको नुकसान ना हो। ठीक है, ये मेन चीज था। तो पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया, लेकिन आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आया? 2016 में। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब आता है? तो 2015 में। कब आता है ये? 2015 में। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मेन मोटिव क्या होता है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी, इस तरीके का मेन मोटिव था हमारा किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मेन मोटिव क्या है? इरिगेशन फैसिलिटीज को ज्यादा अच्छा से डेवलप करना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है इसी ऑप्शन में से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाए, इसलिए हर ऑप्शन को अच्छी तरीके से डिटेल में समझना जरूरी है, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से लिए काफी ज्यादा। वो ऑप्शन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे एग्जाम में बार बार उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि योजना से रिलेटेड, और ये सारे योजना से रिलेटेड है, तो इसलिए हमें इसे डिटेल में समझना होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016 में आता है, और फसल बीमा में आपको याद रखना है कि कितना कितना इंश्योरेंस दिया जा रहा है क्रॉप्स पे। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में आता है, और इसी का मेन मोटिव होता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप और हर खेत को पानी। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करना। और नेक्स्ट है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना कब होता है बता सकते हो? अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना ये आता है आपका 2019 में। इसका मेन मोटिव क्या होता है? इसका मेन मोटिव होता है आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, उसको इंप्रूव करना। ये मेन मोटिव है अटल भूजल योजना। ठीक है, और नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज ये आता है 2008 में। और ये कोई स्कीम नहीं था, ये एक्शन प्लान था कि हमारे, क्योंकि उस समय क्लाइमेट और अभी भी क्लाइमेट का इशू है, तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको कैसे हम उसको ठीक करने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चीजें को, जैसे सोलर पावर को यूज करना, विंड एनर्जी का यूज करना, वो सब मेन ये एक्शन प्लान में था। सॉरी, ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। तो एक चीज और समझ लेते हैं 2004, हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम was launched in which year by the government of India? किस साल? देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि उससे ईयर पूछ रहा है या फिर उसका टैग लाइन रिलेटेड है वो पूछ रहा है, तो ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम किस से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली ये रिलेटेड है आपका, जैसे कि जो डिस्क्लोज करना, अनडिस्क्लोज्ड मनी, जो हमारे पास पैसा है जिसको हमने डिस्क्लोज नहीं किया, जिसपे हमने टैक्स नहीं दिया, उसको डिस्क्लोज करने के लिए स्कीम लाया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, कब आता है ये आता है 2016 में। कब आता है? 2016 में। ठीक है, 2016 में। 2014 में कौन कौन से स्कीम आते हैं, चलो एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 2014 में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 2014 में सबसे पहला जन धन योजना, जन धन योजना। और इसका टैगलाइन क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। टैगलाइन मेरा खाता मेरा, ऐसा कुछ था, मैं अभी बताऊंगा नहीं। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है
जन धन योजना, ठीक है, ये अगस्त 28 2014 को स्टार्ट होता है, ठीक है, क्लियर, पहला। दूसरा क्या कौन होता है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सितंबर में होता है, सितंबर 2014, ठीक है, सितंबर 2014, मेक इन इंडिया। तीसरा होता है प्रसाद स्कीम, प्रसाद स्कीम, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो सब लिखवा रहा हूं, ठीक है। फिर संसद आदर्श ग्राम, संसद आदर्श ग्राम, ये 2014 के जितने भी स्कीम है इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। पांचवें में क्या आता है, पांचवें में क्या आता है, ठीक है, फिर आपका स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन, ठीक है। छठा में क्या आता है, छठा में नमामि गंगे, छठा में क्या आता है, नमामि गंगे, ये गंगा जी को एक क्लीन करने के लिए प्रोग्राम आया था, ठीक है। सातवें में क्या आता है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, ग्रामीण कौशल्य ग्रामीण दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, विकास योजना, ठीक है। सात ये हो गया 6, ये हो गया 7। आठवें पे क्या आता है, स्वच्छ भारत स्कीम, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, ठीक है। इतना चीज आपका 2014 से रिलेटेड स्कीम है, ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है, ये 2014 का इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही करके मैं हर साल का एक एक करके कराता रहूंगा, ठीक है। तो अभी 2014 के लिए है, 2014 के कुछ इंपॉर्टेंट योजना स्कीम बोल सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्लियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये सारे 2014 की इंपॉर्टेंट योजना है, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ऐसे ही करके 2014, 15, 16, 17 का मैं सारा कराता रहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2016 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स कितने तरीके के होते हैं, तो टैक्स हमारे होते हैं दो तरीके के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स डायरेक्ट टैक्स जैसे हो गया इनकम, आपका इनकम पे जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स हो गया, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे गिफ्ट टैक्स, जैसे वेल्थ टैक्स, ये सारा किस पे आता है, ये इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके जितने भी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, टैरिफ हो गया, ट्रेड टैरिफ हो गया, जीएसटी हो गया, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो जैसे इंडिविजुअल इनकम टैक्स, तो भाई ये तो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट हो गया। गिफ्ट टैक्स भी इसका हो गया, किसका, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट हो गया। और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ये भी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट हो गया। तो ये तीनों आपको याद रखने, तीनों ऑप्शन आपको याद रखने, क्यों, क्योंकि हो सकता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है, अब बचा कौन है, कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम प्रोडक्ट करते हैं तो उस पे गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटीज लगाती है, और कस्टम ड्यूटीज का ही पार्ट है एक टैरिफ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये क्लियर रखना है, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटीज इज द इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेयर द टू एनुअल प्लान्स कैरिड आउट। अब देखो टू एनुअल प्लान्स कैरिड आउट मतलब टू एनुअल प्लान्स कब कैरिड आउट हुआ था, क्या आफ्टर 9 5 ईयर प्लान, क्या आफ्टर 6 5 ईयर प्लान, क्या आफ्टर 7 5 ईयर प्लान, क्या आफ्टर 4 5 ईयर प्लान। तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं 5 ईयर प्लान बाय ईयर, ईयर वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन सा 5 ईयर प्लान है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आता है, 1951 से लेकर चलता कब है, 1956, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान,
सेकेंड 5 ईयर प्लान कब आता है? 1956 से लेकर 1961, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान कब आता है? 1961 से लेकर 1966, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब देखो थर्ड और फोर्थ के बीच में हमारा क्या चल रहा है? हॉलीडे प्लान। क्या चल रहा है? हॉलीडे प्लान, हॉलीडे प्लान। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि हॉलीडे प्लान कब से कब था, तो 1966 से लेकर 1969। क्लियर? तो इतना चीज आपको याद रखना है। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से कब है? तो 1969 से लेकर 1974। क्लियर? और 1974 इतना चीज याद रखना। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान ये कब डेट है आपका? तो 1974 से लेकर 1979, ठीक है। अब सिक्स्थ 5 ईयर प्लान कब है? सिक्स्थ 5 ईयर प्लान कब है? तो 1980 से लेकर, याद रखना यहाँ पर 1 साल का गैप हो गया, 1980 से लेकर 1985। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी, सेवेंथ 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? सेवेंथ 5 ईयर प्लान है आपका 1985 से लेकर 1990, ठीक है। अब आते हैं इधर, सेवेंथ हो गया। एट 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? 8 5 ईयर प्लान हमारा हो गया 1992 से लेकर 1997, याद रखना। फिर नाइन्थ 5 ईयर प्लान कब से कब है? 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? तो 1997 से लेकर 2002, ठीक है। टेंथ 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? तो 2002 से लेकर 2007, ठीक है। और 11th 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? तो 2011 से 2007 से लेकर 2012। और लास्ट 5 ईयर यानी 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? तो 2012 से लेकर 2017, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। तो डेट वाइज मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया, ये सब आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था हमारा? मोटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। सेकंड 5 ईयर में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। थर्ड 5 ईयर प्लान में सेल्फ रिलायंट होना, किसमें? फूड सेक्टर में, अपने फूड। फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ठीक है। फोर्थ 5। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। सेवेंथ 5 ईयर प्लान में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। 8 5 ईयर प्लान में ही हमने क्या किया था? एलपीजी मॉडल अडॉप्ट किया था। नाइन्थ 5 ईयर प्लान को इंपॉर्टेंट। 10th 5 ईयर प्लान में हमने डबल पर कैपिटा इनकम को हमने टारगेट किया कि डबल पर कैपिटा इनकम। 11th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की थी, और 12th सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से 5 ईयर प्लान, 2 एनुअल प्लान आया था, 2 एनुअल्स यानी 2 साल के लिए एनुअली प्लान हमने अडॉप्ट किया था, वो कौन से 5 ईयर प्लान था? तो अब देखो 2 साल का गैप किस में है, वो आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सेवेंथ 5 ईयर प्लान के बाद था, यही था ना। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है किस 5 ईयर प्लान के बाद है, तो हमारा सेवेंथ 5 ईयर प्लान इज द राइट आंसर। सेवेंथ 5 ईयर प्लान। अगर पूछेगा 1 साल का, एक सेकंड, अगर आपसे पूछेगा 1 साल का, तो हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा 79 से लेकर 80 वाला, ठीक है। अगर हॉलीडे प्लान पूछा तो 1966 से लेकर 69। इतना चीज आपको 5 ईयर प्लान से रिलेटेड अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोई डाउट बोलो? नो डाउट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां अधिक लोग काम में लगे? कौन सा ऐसा राज्य है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे राज नहीं होगा, कौन सी ऐसी स्थिति होगा, ठीक है। कि कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जहां अधिक लोग काम करते हुए काम में लगे हुए हैं, जितनी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। मतलब कुछ ऐसा ही है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट वेयर द मोर पीपल एंगेज इन द वर्क देन रियली नीडेड? मतलब कौन सा ऐसा है कि जहां पर होना चाहिए लेकिन वहां पर मतलब एक ऐसा सेक्टर बताना है, एक ऐसा एरिया है जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन में लगे हैं लेकिन वहां पे उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है स्ट्रक्चरल टाइप।
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब मान लीजिए कि आप स्किल्ड ना हो, और जैसे आज की डिमांड है एआई का, आज की डिमांड है डेटा साइंस का, आज की डिमांड है नई नई टेक्नोलॉजी को, अगर आप वो कैपेबल नहीं हो और उसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रहा है, दैट इज स्ट्रक्चरल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिमांड, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं कोई काम कर रहा था, अब मैंने कोई काम छोड़ दिया, अब छोड़ने छोड़ने तक और मैं दूसरे काम ढूंढने तक के बीच का जो गैप है, तब तक तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूं, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तीसरा होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके ऐसा होता है जब मुझे काम की जरूरत है बट मुझे काम नहीं मिल रहा है, यही आज के डेट में ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। फिर एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में होता है कि जहां पर जरूरत 2 लोगों का है, काम 10 लोग कर रहे हैं, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि जो फार्मर होते हैं जो सीजन वाइज, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर का टाइम पीरियड चल रहा है तो उसमें लोग एंगेज होते हैं, काम करते हैं, लेकिन बहुत समय तक वो क्या करते हैं, जब एग्रीकल्चर के काम नहीं चल रहे तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, यानी जब सीजन है तब काम मिल रहा है, जब सीजन नहीं है तो काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझ में गया, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, ओपन, डिसगाइज्ड। तो अगर इसमें से कोई भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who set up the task force on supportive policy and regulate framework for microfinance in 1990? मतलब बताइए कि कौन सा है जब भारत में माइक्रो फाइनेंस के लिए सहायक नीति और नियामक ढांचे पर कार्यबल की स्थापना की थी, किसने की थी 1999 में? तो 1999 में, अब ये बताओ रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक कब बना था? डेट बता सकते हो? 1975 में। ठीक है, डेट याद रखना क्योंकि डेट डायरेक्ट आपसे पूछता है। फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में पता है? सीतारमन है, निर्मला सीतारमन। इन्होंने 8 बार अभी तक 8 टाइम तक बजट पेश किया। सबसे ज्यादा बजट मोरारजी देसाई ने 10 बार किया है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना। पहला आपको याद रखना है कि डिजिटल बजट कब आया था? तो डिजिटल बजट आया था 2021 में। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड, और कुछ ज्यादा। नबार्ड कब बना था? तो नबार्ड आपका बना था 1982 में। एक्ट कब आया था? 1981 में। ठीक है, तो 1982 में बना था। एसबीआई कब बना था? तो 1955 में। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसी संस्था है जिसने क्या किया था? सेट अप द टास्क फोर्स फॉर सपोर्टिंग पॉलिसी रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है कि छोटे लघु छोटे बोल सकते हो कि छोटे छोटे चीजों में इंक्लूड करना एक तरीके से, जो जैसे छोटे लेवल पे, जैसे मान लो कि कोई किसान है तो उसको भी फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड करना, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट नहीं होगा, चीजें नहीं होगी, तो उन सब चीजों को भी इंक्लूड करना ये हमारे इसमें है। तो ये इसने किसने किया? तो जाहिर सी बात है कि गांव के लेवल पे छोटे लोग का नबार्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नबार्ड। ठीक है, अब इसका आपको बताना है नबार्ड का पूरा नाम, क्योंकि मैंने बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, तो नबार्ड का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताओ नबार्ड का पूरा नाम। ठीक है, और कौन सी कमेटी ने इसे रिकमेंड किया था ये भी बताओ। ठीक है, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, कब बना था तो मैंने बता दिया, और इसका पूरा नाम। बस 2 चीजें बतानी है, कौन सी कमेटी ने बनाया था और कौन से इसका पूरा नाम बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम वाज नॉट फंडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर? फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब था? 1951 से लेकर 1956, और इसी में हमारा क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात। तो उसी से बोल रहा है कि कौन से फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस डैम को हमने फंड पैसा नहीं दिया था? तो सबसे पहला है भाखड़ा नंगल डैम। अब ये बताओ कहां पर है? तो ये है आपका सतलज रिवर, और सतलज रिवर में कहां पर? हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले वहां पर बना है। और इसी में एक अभी इधर ही बना देते हैं, भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, कहां पर है? तो ये है सतलज, सतलज रिवर पे, रिवर पे कहां पर है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, और क्या याद रखना है? इससे ये याद रखना है कि इसमें एक रिजर्वायर है, गोविंद सागर रिजर्वायर, गोविंद सागर रिजर्वायर। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। क्लियर, इससे ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है इसमें, हीराकुंड डैम। हीराकुंड, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम किस नदी पे है, तो महानदी पे। महानदी, महानदी पे कहां पर है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और ये एक चीज याद रखना, वर्ल्ड का, किसका, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है। लॉन्गेस्ट यानी लेंथ में, लेंथ में कितना है, तो 25.8 किलोमीटर का लेंथ है। और इसमें जो रिजर्वायर है उसका नाम ही हीराकुंड रिजर्वायर है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट क्या है, मेट्यूर डैम। मेट्यूर डैम ये कहां पर है, तो ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु। किस रिवर पर है, तो कावेरी, कावेरी। और ये आजादी से पहले बना था, 1925 के आसपास बना था, 1925 से लेकर 1932 तक बन गया था, ठीक है। और इसमें जो रिजर्वायर है उसका नाम है स्टेलिन, स्टेलिन, इसमें रिजर्वायर का नाम है स्टेलिन। तो ये तीनों को फंड किया गया था, ये राइट आंसर है कि तीनों को फंड किया गया था। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसको नहीं फंड किया गया था, तो किसको नहीं फंड किया था, जो बचा है वही है गोसी खुदरा डैम। ये कहां पर है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। और किस रिवर पे है, तो वैनगंगा, वैनगंगा रिवर पे है, ठीक है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो भाखड़ा नगर डैम पूछे, डेट टाइम, मतलब कहां पर है, किस नदी पर है, क्लियर। ये आपके जीएस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड भी बता दिया, मेट्यूर डैम भी बता दिया, कोसी खुदरा डैम भी बता दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस। अब सेंसस से बताओ कि सबसे पहले जो सेंसस हुआ था अनऑफिशियल, वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था, कब हुआ था, तो 1872। रिवीजन चलो कर लेते हैं, लॉर्ड मेयो। ऑफिशियल कब हुआ था, 1801 में, लॉर्ड रिपेन, ठीक है। फिर आता है सेंसस एक्ट 1948, 1948, ठीक है। पहला सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951, ठीक है। अभी जो रिसेंट सेंसस हुआ था 2011 में हुआ था। अब कब होने वाला है, तो 2027 में होगा, और एक 2026 में होगा। और इसके साथ साथ कास्ट सेंसस भी होगा, कास्ट सेंसस भी होगा, ठीक है। और कास्ट सेंसस इंडिया में कब हुआ था, मतलब आफ्टर पहली बार कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था, ब्रिटिश के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉर्डेड द हाईएस्ट गैप इन द मेल फीमेल लिटरेसी, मेल फीमेल लिटरेसी। हाँ अभी एक न्यूज है कि मिजोरम जो हो गया है, हालांकि सेंसस हुआ नहीं है, मिजोरम जो हो गया 100% लिटरेसी रेट वाला राज हो चुका है, ठीक है। तो इतना याद रखना, करंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेंसस के अकॉर्डिंग आपको उससे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा लिटरेसी किस में है, तो वो केरला में ही बताना आपको, ठीक है, क्लियर। तो मेल फीमेल लिटरेसी में कौन सा सबसे ज्यादा, तो ये तो याद करने वाली पर्सपेक्टिव है 1981, 1981, इतना ही डेट याद रखना है 19। अब ये 1991 में क्या हुआ था, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आपको पता ही होना चाहिए। 1971 में बता सकते हो कौन सी, 1971 में बताओ, चलो 1971 में बताओ कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, जल्दी से बताओ। 1971 में कमेंट करके बताओ कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था। और 2011 में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, जल्दी से, सॉरी 2011 नहीं 2001, कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था। इतना चीज आप कमेंट में लिखकर बताओ। और कैसा लगा वीडियो ये बताओ, ठीक है। और कम से कम ये क्या करो, आप अपने कॉपी में जितना भी फैक्ट्स मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहो, क्योंकि वो आप जब रिवीजन करोगे ना तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तभी चीजें याद रहती है, रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे, और वही चीजें आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जा रहा है, बस फैक्चुअल चीजें पूछी जा रही है। तो आपको फैक्ट्स बहुत याद रखने पड़ेंगे, चाहे वो डेट हो, चाहे वो स्कीम हो, चाहे वो प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज का ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, ओके।